जादुई घोंसले का अनोखा गांव। श्रद्धा नाम की एक लड़की जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए गई होती है, तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास पड़े एक बड़े से घोंसले पर जाती है, जिसे देखकर श्रद्धा कहती है, अरे ये घोंसला तो कितना बड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा घोंसला कभी नहीं देखा, पर यहाँ ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा है? इसे तो पेड़ के ऊपर होना चाहिए। कहीं ये हवा की वजह से पेड़ से नीचे तो नहीं गिर गया? मुझे इसे उठाकर देखना चाहिए, शायद इसमें चिड़िया के अंडे पड़े हो। इतना कहकर श्रद्धा जैसे ही उस घोंसले को उठाती है, वैसे ही उस घोंसले में से एक जोरदार रोशनी निकलती है और देखते ही देखते श्रद्धा उस घोंसले के अंदर खींची चली जाती है और कुछ ही देर में श्रद्धा अपने आप को एक बहुत ही अलग दुनिया में पाती है, जहाँ हर चीज लकड़ी और घोंसले से बनी हुई थी और वहाँ पर सभी के घर भी घोंसले से ही बने हुए होते हैं और उस गांव के सभी लोग अपना जीवन उसी तरह गुजार रहे होते हैं जिस तरह एक चिड़िया घोंसले में अपना जीवन गुजारती है। और यह सब देखकर श्रद्धा को बहुत अजीब लगता है और वो कहती है, अरे ये कितना अनोखा गांव है। मैंने तो आज तक ऐसी जगह कभी नहीं देखी। यहाँ पर तो सभी के घर बिल्कुल घोंसले की तरह बने हुए हैं और यहाँ के लोग भी घोंसलों के घरों में ही रहते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया है और यहाँ के लोग पता नहीं कैसे इस घोंसले के अंदर रह रहे हैं। ये सब देखकर श्रद्धा को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी थी और न ही इसके बारे में कभी सुना था। इसलिए वो पूरे गांव में घूम घूम कर देखने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है, जिसे देखकर श्रद्धा उससे कहती है, अरे दादी माँ, ये आपका कैसा गांव है? मैंने तो ऐसा गांव कभी नहीं देखा। और आपके इस गांव का नाम क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी घोंसला का ऐसा अनोखा गांव नहीं देखा। और आप लोग इस घोंसले के गांव में कैसे रह पा रहे हैं? बेटी, लगता है तुम हमारे गांव की नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि हमारा गांव भी पहले दूसरे के गांव की तरह बिल्कुल साधारण था, लेकिन बहुत साल पहले मिले एक श्राप की वजह से हमारा गांव एक जादुई घोंसला गांव में बदल गया है। क्या जादुई घोंसला गांव? इसका मतलब यहाँ पर बने सभी घोंसले के घर जादुई हैं? हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने जादुई घोंसले घर में ले जाती हूँ। वहाँ तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं, मैं भी आपका ये जादुई घोंसले का घर देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत श्रद्धा को अपने जादुई घोंसले घर में ले जाती है, जो बाहर से बिल्कुल घोंसले की तरह दिख रहा होता है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल महलों की तरह आलीशान होता है, जिसे देखकर श्रद्धा कहती है, अरे वाह दादी माँ, बाहर से दिखने वाला ये घोंसला घर तो अंदर से बिल्कुल महल की तरह सुंदर लग रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? श्रद्धा के इतना कहते ही वहाँ पर उस बूढ़ी औरत का आदमी आ जाता है और वो श्रद्धा से कहता है, बेटी, लगता है तुम हमारे गांव के बारे में कुछ नहीं जानती हो, तभी तो तुम ये सब देखकर ऐसी बातें कर रही हो। क्यों सुषमा, तुमने इस बच्ची को अपने जादुई घोंसले गांव के बारे में कुछ नहीं बताया? वो आदमी इतना कह ही रहा होता है कि तभी उस जादुई घोंसले घर में से एक आवाज आती है, आप सभी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लीजिए, कुछ ही देर में बहुत तेज आंधी आने वाली है। अरे ये सब क्या है? ये घोंसला घर बोल सकता है? हाँ बेटी, हमारा जादुई घोंसला घर बोल भी सकता है और सब कुछ सुन भी सकता है। इसलिए इसके रहते हुए हमें कभी भी किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है। मुझे तो अभी भी आपकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? पर दादी माँ, आपका ये गांव जादुई घोंसले गांव बना कैसे? मुझे जानना है। बेटी, ये तो बहुत सालों पुरानी बात है और अगर हम इसकी कहानी तुम्हें बताने बैठे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। इसलिए हम तुम्हें इस गांव की कहानी बताएंगे नहीं, बल्कि दिखाएंगे। हे जादुई घोंसले के घर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को हमारे गांव का वो इतिहास दिखाओ। उस बूढ़े आदमी के कहते ही उस जादुई घर में एक स्क्रीन अपने आप चलने लगती है, जहाँ पर उनके गांव के बारे में बताया जाता है
और सभी गांव वाले मिलकर मुखिया जी से घोंसलों के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। मुखिया जी, हम सभी गांव वाले इस पेड़ और इन पर बने इन घोंसलों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इन घोंसलों में रह रही चिड़ियों की वजह से हम लोगों की नींद भी खराब हो जाती है। सुबह शाम इन सब की आवाजें हमारे घरों तक आती है, इसलिए अब आप ही को कुछ करना होगा और इन घोंसलों को यहाँ से हटाना होगा। हाँ मुखिया जी, मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपको भी तो अपनी पंचायत के समय कितनी ज्यादा परेशानी होती है इन सब चिड़ियों की आवाजों की वजह से। आप अपनी पंचायत ठीक से नहीं कर पाते हैं। तुम लोग सही कह रहे हो, मैं भी इन घोंसलों और इन चिड़ियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, इसलिए तो मैंने कई बार इन घोंसलों को यहाँ से हटाकर फेंक दिया है। लेकिन ये चिड़िया फिर से बार बार अपना घोंसला इस पेड़ के ऊपर बना लेती है। लेकिन अब बस, मैंने फैसला कर लिया है, अब ना रहेगा ये पेड़ और ना ही इसके ऊपर बनेगा कोई घोंसला। मुखिया की ये बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर उस पेड़ को काटने की तैयारी करते हैं और जैसे ही वो लोग उस पेड़ को काटने जाते हैं तभी वहाँ पर वो सारी चिड़िया आ जाती है और उनमें से एक चिड़िया मुखिया से कहती है, नहीं मुखिया जी, आप लोग इस पेड़ को नहीं काट सकती हो और न ही किसी के घर को इस तरह बर्बाद कर सकती हो, इसलिए तुम लोगों के पास अभी भी समय है। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो तुम चिड़िया भी हम इंसानों की तरह बोल और सुन सकती हो, तभी तो तुम लोग मिलकर हम लोगों को इतना परेशान कर रही थी। इसलिए अब हम तुम लोगों की एक नहीं सुनेंगे और अब इस पेड़ को काट कर ही रहेंगे। सुनो गाँव वालों, इस पेड़ को अभी काट दो। तुम सभी गांव वाले हमारे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं एक वरदानी चिड़िया हूँ और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। हमें तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो। इतना कहकर वो सभी गांव वाले उस पेड़ को काट देते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पर बने सभी घोंसले भी नष्ट हो जाते हैं और साथ ही कई चिड़ियों के बच्चे भी मर जाते हैं। जिसके बाद सभी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, तुम सभी दुष्ट गांव वालों ने मिलकर हम सभी के घरों को बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह तुम लोगों ने हमारे घोंसलों के घरों को बर्बाद किया है, उसी तरह अब तुम सभी के घर भी घोंसलों में बदल जाएंगे और तुम सब भी हम चिड़ियों की तरह ही घोंसलों में अपनी जिंदगी बिताओगे और हर पल तुम लोगों को भी यही डर लगा रहेगा कि कहीं तुम लोगों के घोंसले को भी कोई आकर तोड़ ना दे और साथ ही तुम्हारे इस गांव का अस्तित्व भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उस चिड़िया के इतना कहते ही वो पूरा गांव घोंसले के गांव में बदल जाता है और यह देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो उन चिड़ियों के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके अपना ये श्राप वापस ले लो, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ, हम सब तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं, कृपया करके अपना ये श्राप वापस ले लो और हमारा गांव फिर से पहले की तरह कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए फिर से नया घोंसला बनाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे इस गांव को एक वरदान जरूर दे सकती हूँ कि तुम्हारा ये पूरा गांव एक जादुई घोंसले के गांव में बदल जाएगा और तुम्हारे इस गांव के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा और तुम सब मिलकर इस जादुई घोंसले गांव में हंसी खुशी रह पाओगे। अच्छा, तो ये है इस जादुई घोंसले गांव की कहानी। ठीक है दादी माँ, अब मुझे अपने घर जाना होगा, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ से वापस घर कैसे जाऊँ। नहीं बेटी, तुम यहाँ से अपने घर वापस अब नहीं जा सकती हो, क्योंकि घोंसले गांव में आने का तो रास्ता है मगर जाने का नहीं। इसलिए अब तुम भी हमारे इस गांव का एक हिस्सा बन चुकी हो और तुम्हें भी हम लोगों की तरह ही इस गांव में रहना पड़ेगा। लेकिन दादी माँ, मैं इस गांव में कैसे रह सकती हूँ? तुम उसकी चिंता मत करो बेटी, क्योंकि तुम जैसे ही इस जादुई घोंसले घर से बाहर निकलोगी तुम्हें अपना जादुई घोंसला घर मिल जाएगा। लेकिन दादी माँ, मैं जिंदगी भर इस जादुई घोंसले गांव में नहीं रह सकती हूँ। हमें माफ करना बेटी, पर अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये गांव श्रापित और वरदानी दोनों ही है। इसलिए तुम्हें भी अब हमारी तरह इस गांव में ही रहना पड़ेगा। और इस तरह उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर श्रद्धा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और ऐसे ही कुछ ही समय में श्रद्धा भी उस गांव का एक हिस्सा बन जाती है और वहीं पर रहकर अपना जीवन गुजारने लगती है। बिंदिया का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके बाबा दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे और उसी से
किसी तरह से उनका घर चलता था। बिंदिया के गांव में मुखिया जी ने एक निजी स्कूल खोला था, जिसमें गांव के सभी बच्चों ने अपना अपना दाखिला करवाया था। अरे बिंदिया, तू अभी तक यहीं है? तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? स्कूल? वो क्या होता है? अरे पगली, तुझे ये नहीं पता? मेरी माँ कहती है स्कूल में सरस्वती माता स्वयं विराजमान रहती है और वो शिक्षक के रूप में आकर हमें शिक्षा देती है, जिससे सभी बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े अधिकारी और अफसर बनते हैं। अच्छा ठीक है रानी, मैं भी माँ से जाकर स्कूल में दाखिला के लिए बोलती हूँ। उसके बाद बिंदिया वहाँ से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। बाबा से बोलकर मेरा दाखिला भी करवा दो ना माँ। बेटी, ये पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के लिए होता है, ये हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। अरे बिंदिया की माँ, बच्चों के मन में क्या मेरी गरीबी की बात डाल रही हो? बच्चे तो सब बराबर होते हैं। मैं आज ही मुखिया के घर जाकर बिंदिया के दाखिले के लिए बात करूँगा और मेरी बिंदिया स्कूल जरूर जाएगी। बिंदिया के पिता राम प्रकाश मुखिया के खेतों में ही काम करते थे, इसलिए उनके गुजारिश करने पर मुखिया के स्कूल में बिंदिया को दाखिला मिल जाता है। अरे ओ बिंदिया बेटी, ये देखो हम तुम्हारे लिए कलम और कॉपी लेकर आए हैं। अब तुम्हें कल से हर रोज स्कूल जाना है और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। हाँ बाबा, और देखना बड़ी होकर मैं भी बड़ी अफसर बनूंगी। अगले दिन बिंदिया सुबह जल्दी उठकर घर के काम में माँ का हाथ बटाकर जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और हाथ में एक मैला कुचला थैला लटकाए स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में बिंदिया को फटे कपड़े और उसके गंदे बस्ते को देखकर सभी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। छी बिंदिया, क्या तेरे पास स्कूल में पहन कर आने के लिए कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है क्या? और ये तेरे बस्ते में क्या है? उसमें कॉपी कलम है या नहीं, या उसमें भी कबाड़ का सामान भर कर ले आई है? नहीं नहीं, मेरे बस्ते में कॉपी और कलम है, कल ही मेरे बाबा ने मुझे ला कर दिया है। थोड़ी देर में क्लास टीचर आती है और जब क्लास टीचर की नजर बिंदिया पर जाती है तो वो उसको अपने पास बुलाती है। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और ये क्या पहनकर स्कूल आई हो? ये स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जैसे मन किया उठकर आ गए। ठीक है सरस्वती माता, लेकिन माता मेरे पास तो यूनिकॉर्न नहीं है। यूनिकॉर्न नहीं, यूनिफॉर्म। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं, और मैं माता नहीं हूँ, मैं मैम हूँ। कल से तुम यूनिफॉर्म पहन कर आओगी, समझी? लेकिन माता जी, ओ सॉरी मैम जी, मेरे पास तो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, जब तक तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं हो जाता तब तक तुम अच्छा सा कोई साफ कपड़ा पहनकर ही स्कूल आओगी। ठीक है, अब जाओ और अपनी जगह पर बैठो। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने बिंदिया का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन बिंदिया ने किसी की भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान बस क्लास में मैम ने क्या पढ़ाया और क्या क्या बताया उसे समझने में था। अगले दिन बिंदिया अपनी माँ से कहती है, माँ बाबा ने जो दुर्गा पूजा पे मुझे नया फ्रॉक दिलाया था ना, वो निकाल देना, मैं आज वही पहनूंगी। क्यों, आज किसी की शादी है क्या? माँ शादी नहीं, मुझे उससे भी अच्छी जगह पर जाना है, इसलिए आप बस मुझे वो फ्रॉक निकाल कर दे दो। उसके बाद बिंदिया की माँ बक्से से बिंदिया का फ्रॉक निकाल कर देती है। अगले दिन बिंदिया अच्छे से तैयार होकर वो फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती है। अरे कोई इसको तो देखो, ये स्कूल है, कोई पार्टी नहीं जो तू ये फ्रॉक पहनकर आई है। पर माँ कहती है स्कूल मंदिर के समान होता है, और फिर जब हम मंदिर में फ्रॉक पहनकर जा सकते हैं तो स्कूल में क्यों नहीं? अरे क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? ये स्कूल की नई कार्टून है, इसके बहाने हमारी थोड़ी सी मौज मस्ती हो जाती है। क्लास के सभी बच्चे खेलने के चक्कर में पूरे क्लास को गंदा कर देते हैं। बिंदिया झाड़ू लेकर क्लास में सफाई करने लगती है। बिंदिया, तू ये क्या कर रही है? रानी, तुझे तो पता है ना, स्कूल मंदिर के समान होता है, फिर इतनी गंदगी में हम पढ़ेंगे तो हमें विद्या कहाँ से मिलेगी? अरे इसका तो असली काम यही है, और आखिर इसे बड़े होकर भी तो यही सब करना है, झाड़ू पोछा। आखिर ये गरीब लोग पढ़ लिख कर और भला कर भी क्या सकते हैं? नहीं, मुझे पढ़ लिख कर अफसर बनना है
और अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना है। तुम अफसर बनोगी, लेकिन सिर्फ सपनों में ही बनोगी। जब तुम्हारे पास यूनिफॉर्म और कॉपी किताब के पैसे नहीं है, फिर तुम पढ़ाई कैसे करोगी? तभी उधर से टीचर आती है। अरे बिंदिया, ये फ्रॉक पहनकर कहाँ आई हो? बस मुखिया जी की वजह से हम तुम जैसे जाहिल बच्चों को स्कूल में बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम्हारे एक की वजह से पूरे क्लास की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। अब जाओ और सबसे पीछे वाले बेंच पर चुपचाप जाकर बैठ जाओ। आज से तुम पीछे ही बैठोगी, वो भी अकेली, समझी? बिंदिया को डांट पड़ता देख सभी बच्चे उस पर बहुत हंसते हैं। बिंदिया चुपचाप से पीछे जाकर बैठ जाती है और उस दिन से बिंदिया चुपचाप पीछे बैठकर ही पढ़ाई करती है। और ऐसे ही किसी तरह से बिंदिया 10वीं तक पढ़ाई करती है और पूरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाकर 10वीं में टॉप करती है। बिंदिया, आज तुमने साबित कर दिया, मेहनत करने वाले बच्चे फैसिलिटीज के मोहताज नहीं होते। ऑल द बेस्ट बिंदिया। थैंक यू मैम। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ। आपने ही मुझे इस लायक बनाया है। उस स्कूल में 10वीं तक ही पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए बिंदिया को शहर में जाना पड़ता, लेकिन उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे जिससे वो शहर जाकर पढ़ाई करती। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अपने बाबा से इस बारे में बात करने का सोचती है। बिंदिया बेटा, तुमने इतने अच्छे नंबर लाकर पूरे गांव में मेरा नाम रोशन कर दिया। आज तो मुखिया जी भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। बस मुझे इतनी इज्जत मिल गई, मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब तो एक ही ख्वाहिश है कि एक अच्छे घर में तेरी शादी हो जाए। बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ बाबा, ताकि मैं कुछ बनकर आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और सर चढ़ाओ इसे, इसलिए कह रही मत पढ़ने भेजो, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? अरे अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। तेरे बाप ने इस घर को गिरवी रखकर तुझे यहाँ तक पढ़ाया है। अब तू क्या चाहती है कि हमारा ये घर भी बिक जाए? हम गरीब लोग हैं, 2 रोटी खाने को मिल जाए हमारे लिए वही बड़ी बात है, समझी? बाबा, अब कुछ दिन और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी बाबा। वे लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर धनीराम सेठ आता है। क्यों रे राम प्रकाश, अब तो तेरी बेटी 10वीं भी पास हो गई, मेरे पैसे कब देगा? सेठ जी, बस 2 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही काम करके आपका पाई चुका दूंगा। मैं पिछले साल भर से यही सुनता आ रहा हूँ। देख राम प्रकाश, मैं तेरी स्थिति समझता हूँ, इसलिए मैं तुझे 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। अगले महीने मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मुझे ये तेरा घर जबरदस्ती खाली करवाना पड़ेगा। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। राम प्रकाश भी परेशान मन से वहाँ से चला जाता है। अगर अब तेरे सर से पढ़ाई का भूत उतर गया हो ना, तो घर में जाकर खाना बना दे, मैं मुखिया जी के यहाँ काम करने जा रही हूँ। बिंदिया अपने घर की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वे घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति काफी खराब होने की वजह से वह शहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाती। तभी एक दिन राम प्रकाश खेत में काम करते करते बेहोश हो जाता है। घर आने पर पता चलता है कि उसे लू लग गया है और कुछ दिन तक वो बाहर धूप में काम नहीं कर सकता। बिंदिया शाम के समय नदी किनारे बैठी थी। हे भगवान, ये तो हम गरीबों की कैसी परीक्षा ले रहा है। आज 10 दिनों से बाबा की तबीयत खराब है और घर में राशन तक नहीं है। ऊपर से वो धनीराम बार बार अपने पैसों के लिए घर खाली करवाने की धमकी देता है। हम गरीबों की जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों होती है भगवान? बिंदिया रो रही थी, तभी उसके सामने एक लड़की आती है। दीदी, दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी बिंदिया अपने सामने से एक आम के पेड़ से 2 आम तोड़कर उस लड़की को देती है। तभी वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। बिंदिया, मैं एक परी हूँ, मैं बचपन से ही तुम्हें देखती आ रही हूँ। आज तुम बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप परी हो। भला इस जमाने में भी परी हो सकती है क्या? क्यों नहीं बिंदिया, जब जब सच्चे और अच्छे इंसान पर मुसीबत आती है, हम परियां किसी न किसी रूप में उनकी मदद करते हैं। बिंदिया, ये लो, ये जादुई मेकअप है। आज से 2 दिन बाद
तुम्हारे बगल वाले गांव में ब्यूटी कंपटीशन है। तुम इस मेकअप को लगाकर उस ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेना और देखना उस कंपटीशन को तुम ही जीतोगी और उसके जीतने के इनाम में तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। परी जी, मुझे इस समय पैसों की सख्त जरूरत है। मैं उस ब्यूटी कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगी। उसके बाद बिंदिया वो जादुई मेकअप लेकर घर जाती है और ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेकर उस कंपटीशन को जीत जाती है। बिंदिया को इनाम के तौर पर पूरे 5 लाख रुपए मिलते हैं और वह उन पैसों से सबसे पहले धनीराम सेठ का कर्जा चुकाती है, फिर अपने बाबा का इलाज कराती है और उसके बाद बचे हुए पैसों से वो अपने आगे की पढ़ाई करने शहर जाती है और वो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से IPS अधिकारी बन जाती है। अब बिंदिया की जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बिंदिया ने पढ़ाई करके सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल डाली।